हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 करा रही थी, तो मैंने 4th क्वेश्चन तक करा दिया। 5th क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पे समाप्त होती है क्या। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी करा चुका है। हाँ, एक एग्जाम्पल में था आपके। तो क्या बोला कि 6 की पावर n ये संख्या है, ये जो संख्या है किसी n के लिए। n क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो 6 की पावर n मतलब कि 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 होगा। 6 कम 6, 6 6 36। हाँ, तो ऐसे होगा 216। हाँ, तो क्या हो जाएगा? देखिए 216 आएगा, इसकी पावर 4 आएगा कुछ भी। तो क्या है, इसके लिए बोल रहा है कि किसी भी संख्या n के लिए कोई ऐसी ये संख्या जब आप n की वैल्यू रखते हो तो उसके बाद जो मान आता है, यहाँ पे वैल्यू जो आती है, ऐसा कोई n का मान है जिस पे ये 0 पे समाप्त होता हो। इसका पावर n रखने पे n का कोई मान है, n का कोई मान है जिस जिस इस n का मान रखने पे वो संख्या 6 टू द पावर n जा कर के बाद में 0 पे समाप्त होता हो। यही क्वेश्चन बोला आपके कि 0 पे समाप्त होता हो। क्या बोला? संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पे समाप्त होता हो। ये कोई भी संख्या हो जो 0 पे समाप्त होती हो, ऐसा पूछा है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कोई भी संख्या है, वो संख्या जैसे 10 है, 20 है, 30 है, ये सब संख्या है ना 0 पे समाप्त हो रही है। इसका इकाई अंक क्या है? 0 है। इसके लिए क्या था कि कोई भी संख्या का मान 5 है, इसको अगर इसके लिए 0 पे समाप्त करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये 50 बन जाएगा। ऐसी संख्या 17 है, इसको 0 पे समाप्त करना तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके 170 बन जाएगा। हाँ, 10 से हर जगह मल्टीप्लाई होता है। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या बोली थी मैं आपको? 2 गुणे 5 होता है। मतलब हर जगह पे 2 गुणे 5 है, हर जगह पे 2 गुणे 5 है। तो ये 2 गुणे 5, एक बार भी 2 गुणे 5 आया। हाँ, एक बार भी, एक जीरो लाना है, एक जीरो मतलब एक 10 लाना है। तो एक 10 लाने के 2 गुणे 5 का पेयर चाहिए। 2 गुणे 5 अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसका, तो अगर उसका 2 गुणे 5 का पेयर आ रहा है, ये दोनों संख्या 2 और 5 दोनों साथ में आ रहे हैं, 2 गुणे 5 बन रहा है वो, तो वो संख्या 0 पे पक्का समाप्त होगी। तो मैं इसको देखिए आपको एक्सप्लेन अच्छे से करके एग्जाम्पल बताई हूँ। यहाँ तो मैं थोड़ा बहुत रिकॉल करा रही हूँ आपको, तो आपको अच्छे से वो एग्जाम्पल आपको पता ही होगा। एक एग्जाम्पल था आपके एक्सरसाइज से पहले, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया। यहाँ तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रही हूँ आपको। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? 6 की पावर n है, 6 की पावर n है, तो n के किसी भी मान के लिए ये संख्या अंक 0 पे समाप्त हो रही है। अंक 0 अंक पे समाप्त हो रही है क्या, ये पूछा है। समाप्त हो रही है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है। 0 अंक 0 पर समाप्त हो रही है, क्वेश्चन मार्क है। देखिए, आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, देखिए लिखना कैसे, ये क्वेश्चन को हटाती हूँ, आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। लिखेंगे कैसे? यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, संख्या का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंडों में बहुत सारे गुणनखंड होते हैं ना, एक थोड़ी ना होता है। गुणनखंडों में 2 और 5 निश्चित रूप से अवेलेबल है, मतलब निश्चित रूप से उपस्थित हैं। अगर उपस्थित हैं तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी। ये लाइन पहले आपको लिखनी है। हाँ, होगी ना। जैसे कि इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ अ नंबर वुड कंटेन 2 and 5, प्राइम नंबर 2 and 5, देन नंबर इज एंड विथ डिजिट 0। ये आपको इंग्लिश में लिखना है। तो अब क्या लिखना है आगे, इसके आगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालना किसी संख्या का। तो 6 टू पावर n दिया है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 6 का अभाज्य गुणन क्या होगा? 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 3 6, 3 एकम 3, तो क्या हुआ? 2 गुणे 3। अभाज्य संख्या यही होंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड यही होंगे, इसके पावर n लग जाएगा। देखिए, ये 2 और 3 है, हमें चाहिए क्या? 2 गुणे 5 चाहिए। 5 नहीं है, 5 इसमें नहीं है। अगर 5 इसमें नहीं है तो आप क्या लिखेंगे कि 6 टू द पावर n में, देखिए 5 नहीं है, इसका मतलब ये है कि 5 नहीं है, तो ये n के किसी भी मान के लिए ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आप लिखेंगे क्या कि 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में
5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है, नहीं है, अगर नहीं है तो क्या हो गया, तो n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए 6 टू द पावर n, 6 की घात n क्या होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी। ये क्वेश्चन था, बस इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ आपको जानना है कि अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए, कोई भी संख्या अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए उसमें 10 का गुणा रहता है। हर किसी, अगर 15 है, 150 है, तो अंक शून्य पर समाप्त हुई मतलब कि 15 गुणे 10 है। कोई भी संख्या 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका मतलब कि कोई भी जीरो है मतलब 10 से गुणा हुआ। 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 5 होता है। 2 गुणे 5 चाहिए मुझे, सिर्फ 2 गुणे 5 चाहिए आपको। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 10 से बनता है जीरो, कोई भी संख्या में अगर 10 का गुणा है तो वो अंक जीरो पे समाप्त होता है। 10 का मतलब कि अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 होता है। 2 गुणे 5 चाहिए तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला आपने, 2 गुणे 3 आया। 5 नहीं है, इसका मतलब कि ये अंक जीरो पे समाप्त नहीं हुआ। किसी भी मान के लिए अंक 6 टू द पावर n, कोई भी किसी भी संख्या पर, मतलब कि कोई भी पावर n होगा, n का मान कुछ भी रख दें आप, वो नहीं होगा समाप्त जीरो पे। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था। हाँ, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक 2 क्वेश्चन शायद इस एक्सरसाइज में आगे बचे हुए हैं, एक क्वेश्चन और है बहुत छोटा सा, उसको ही बता ही देती हूँ, टाइम है तो। देखिए ये एक्सरसाइज हम बहुत ईजी था, अभाज्य गुणनखंड निकालना तो आपको आता ही है हम, और उसी पे बेस था HCF LCM का। एक बार कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन छोटा सा है। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि, देखिए कि क्वेश्चन है ये वाला कि 6 नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर है, उसको आपको बताना है। जांच कीजिए कि ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या मैंने आपको क्या बताया था, भाज्य संख्या, पहले ये समझते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके फैक्टर्स, जिसके गुणांक आपके, जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं, और जो कि 2 से ज़्यादा तो होते ही हैं, ऊपर से ये अभाज्य संख्या का गुणनफल होता है। अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखते हैं इसको, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है। देखिए एक एग्जांपल देती हूँ, फिर इस पे आते हैं, इस क्वेश्चन में बाद में आते हैं। एक बार एग्जांपल देती हूँ। अभाज्य संख्या क्या थी, अभाज्य प्राइम नंबर 2 3 5 7, हाँ 2 3 5 7 9 नहीं 11 फिर होगा, ये थी 4 6 8 फिर 9 फिर 10 फिर 12, ये सब क्या अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसको लिखा जा सकता है। कैसे, 4 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 4 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 मतलब 2 टू दी पावर 2। और 6 को अभाज्य गुणन करना है इसका, तो 2 3 6 3 एकम 3, 6 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 3। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं 6 को। 4 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं 4 को। 9 को भी ऐसे लिख सकते हैं, 9 को 3 तिकाई 9, 3 एकम 3, ये 3 है, ये 3 है, तो 9 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 3। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में भाज्य संख्याओं को लिख ले रहे हैं। बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। हाँ, तो अब देखते हैं क्वेश्चन में, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत इजी है। हाँ देखिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको इजी ना लगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखिए मैं हर एक क्वेश्चन को करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर की हूँ। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कभी नहीं प्रॉब्लम होगी क्वेश्चनों में। हाँ देखिए अब क्या बोला है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30, और क्या बोला है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये बोला है। ये दोनों संख्याएं कंपोजिट हैं। कैसे कंपोजिट देखते हैं, देखिए ये एक संख्या है, ये मल्टीप्लाई में है तो एक संख्या है, ये भी मल्टीप्लाई में तो एक संख्या है। इधर 13 है, 13 और 13 ये प्लस है इसके बीच में, तो 13 कॉमन आ सकता है। 13 7 गुणे 11 होगा प्लस 1, 13
फिर 77 प्लस 1, हाँ, फिर 13 गुणे 78, हाँ, 13 गुणे 78 लिखा गया। अब देखते हैं इसको मैं दोनों को साथ में बताती हूँ। देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 को कॉमन लीजिए। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस ये वाला इधर ये प्लस में है, 1 आ जाएगा क्योंकि कॉमन 5 ले लिया। अब 5 क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 6 सत्ते 42 इधर हो गया, 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 0, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 8, 6 4 10, 8 1 9 10, क्या आ गया 1008 आ गया, 1008 ये आया, +1 है, तो 5 गुणे 1009 आ गया। देखिए 13 है अभाज्य संख्या है, 5 है अभाज्य संख्या है, इसको भी आप करेंगे ना तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको भी लिखा जा सकता है। तो क्या है, ये गुणनफल में है, अभाज्य संख्या इसमें एक है ना, अभाज्य संख्या है ना इसमें, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है ही, ये अभाज्य संख्या, इसमें भी अभाज्य संख्या है। तो क्या था, ये अभाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें अभाज्य संख्या दिख रही है, इसमें भी अभाज्य संख्या दिख रही है, प्राइम नंबर इसमें भी है, प्राइम नंबर इसमें भी है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, हाँ, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का। तो इसमें भी अभाज्य संख्या, इसमें भी अभाज्य संख्या है, तो दोनों में, तो यह संख्याएं क्या लिखेंगे यहाँ पे, यह संख्या दो मतलब कि दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए क्या है, ये संख्याएं जो भी ये दिया है संख्या, यह संख्या दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, अगर, तो देखिए ये 13 है, 13 × 78 लिखा है, ये अभाज्य संख्या इसमें भी है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। ये 5 × 1009 है, ये गुणनफल के रूप में है। हाँ देखिए क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होती है, 5 होती हैं, तो 5 का क्या होगा, 5 × 1 ही होगा, ये 5 ही लिखा है। ये क्या है, जैसे कि अगर 4 है ये भाज्य संख्या अपनी, तो क्या लिखेंगे, 2 × 2, दो संख्याओं का देखिए गुणनफल लिखा जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि 1 × 5 ही लिखा जा रहा है, क्योंकि 7 है, 7 को 1 × 7 ही लिख सकते हैं बस। इसका अभाज्य गुणनफल मतलब कि इसका गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकते, सिर्फ एक ही तो है, एक के साथ 7 है, वो तो हर किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है, हर किसी के साथ भी। देखिए इसका प्राइम नंबर मतलब कि अभाज्य संख्या के रूप में इसको लिखा जा रहा है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अगर लिखा जा सकता है तो ये कंपोजिट नंबर है, ये अपना भाज्य संख्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। छोटा सा क्वेश्चन था तो हाथ में ले ली। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके लिए मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा एलसीएम का। देखिए आपको एलसीएम आता है, बट एलसीएम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दूंगी जिससे कि आपको ये समझ आए कि जो एक लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, वो थ्योरी में दिया है, उसको समझेंगे उसमें क्या बोल रहा है, फिर समझेंगे कि क्या निकालना है और क्यों निकालना, कि इसका रीज़न समझेंगे, फिर उस क्वेश्चन को करेंगे। तो वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच।